पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली स्टार निशानेबाज मनु भास्कर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया और उन्हें बधाई दी। इसी मेडल के साथ पेरिस ओलंपिक में भारत का मेडल का खाता खुल गया है। मनु भास्कर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 221.7 स्कोर के साथ ब्रॉन्ज जीत कर इतिहास रच दिया, क्योंकि निशानेबाजी में मनु कोई भी मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। मनु भाकर को फोन पर पीएम मोदी ने बधाई देने के साथ साथ बाकी साथी खिलाड़ियों का हालचाल भी पूछा और कहा कि टोक्यो ओलंपिक में राइफल ने दगा दे दिया था, मगर इस बार तुमने सभी कमियों को पूरा कर मेडल अपने नाम किया। पीएम मोदी ने फोन पर कहा कि ये तुम्हारी सफलता की खबर सुनने के बाद उत्साह और आनंद में हूँ। वैसे पॉइंट 1 से सिल्वर मेडल रह गया, लेकिन उसके बावजूद आपने देश का नाम रोशन किया। सारी कमियों को पूरा कर दिया। हेलो, नमस्ते सर। मनु नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आपको स्वयं को वैसे पॉइंट 1 से आप सिल्वर आपका रह गया, जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कहाँ से पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस खेल में मेडल लेके आई हो। जी सर। हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी, लेकिन इस बार तुमने। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी मनु भाकर को ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि 24 जुलाई से पेरिस में ओलंपिक का प्रारंभ हुआ। 2024 के ओलंपिक में भारत की ओर से 117 खिलाड़ियों का दल भाग लेने के लिए वहां पहुंचा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं मनु भाकर को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने खेलो इंडिया पहल के तहत प्रशिक्षण लिया था। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने तय किया था कि अगर देश को खेलों में आगे ले जाना है तो बच्चों और युवाओं में प्रतिभा पहचाननी होगी। खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करना होगा और तभी देश खेलों में आगे बढ़ेगा। इसलिए इस बजट में भी खेलो इंडिया के लिए 900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। भारत की ओर से 117 खिलाड़ियों का दल भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। उसमें से 16 स्पोर्ट्स और 69 इवेंट में हमारे खिलाड़ियों पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें कुल मिला के 95 मेडल हमारे 16 स्पोर्ट्स और 69 इवेंट में है। खास करके विशेष बात यह है, और मैं सबसे पहले अभिनंदन भी देना चाहूंगा हमारे मनु भाकर को, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करा है, भारत का गौरव बढ़ाया है। लेकिन उसमें विशेष बात यह है कि हमारी मनु भाकर ने खेलो इंडिया के तहत उन्होंने ट्रेनिंग लिया था। निशानेबाज मनु भाकर के पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने भारत के सम्मान को ऊंचा किया। मैं सभी को बधाई देता हूं और मनु भाकर जो पहला पदक लेकर आई हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। कि उन्होंने भारत के सम्मान को, हरियाणा के सम्मान को, तिरंगे के सम्मान को ऊंचा किया है। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। और जो मेडलों की झड़ी है
इस ओलंपिक गेम में वो हरियाणा के हमारे सभी खिलाड़ी वो बड़ी संख्या के अंदर लेकर के आएंगे। मैं उन सब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, सभी को बधाई देता हूं और मनु भाकर जी जो पहला मेडल वो लेकर के आई हैं उनको बहुत यूपी विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है और 2 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में कई अध्यादेशों और अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखा जाएगा। यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र अध्यादेश 2024 सदन में पेश होगा। इसके अलावा क्षेत्र विकास परिषद अध्यादेश 2024, यूपी नजुल संपत्ति अध्यादेश 2024 भी पेश किया जाएगा। 30 जुलाई को यूपी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिसमें 2025 के महाकुंभ को लेकर धनराशि जारी की जाएगी। साथ ही बसों की खरीद के लिए भी धनराशि जारी होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि विधानसभा में प्रदेश के विकास के लिए हम अनुपूरक बजट लाने वाले हैं, जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। वहीं यूपी विधानसभा सत्र के मद्देनजर विधानसभा के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई है। एडीसीपी मनीषा सिंह ने कहा कि हम लोग पूरा सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह से परेशानी न आए। ट्रैफिक व्यवस्था और अन्य व्यवस्था के लिए प्राप्त बल लगे हुए हैं और सभी को प्राप्त ब्रीफिंग दी जा रही है। विधानसभा सत्र आज प्रारंभ होगा। विधानसभा में प्रदेश की चतुर्मुखी विकास के लिए हम लोग अनुपूरक बजट लाने वाले हैं। विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। हम सभी अपने माननीय विधायक गणों का, माननीय विधान परिषद सदस्यों का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सबसे अनुरोध करते हैं कि हम सब सकारात्मक राजनीति करते हुए प्रदेश के विकास में सहायक बने। हम भाकपा माले के संस्थापक महासचिव चारू मजूमदार के 52वें शहादत दिवस पर हक दो वादा निभाओ अभियान की शुरुआत के रूप में बिहार के आरा में मनाया गया। सबसे पहले भाकपा माले जिला सचिव ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान चारू मजूमदार के तस्वीर और क्रांति पार्क में सभी शहीद नेताओं के मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया गया। इसके बाद भारतीय क्रांति में सभी अमर शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाकपा माले के जिला सचिव जवाहर सिंह ने कहा कि केंद्र में बनी तीसरी बार मोदी सरकार अपने पिछले कार्यकाल के नक्शे कदम पर देश को चलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि 2024 के परिणाम के साथ हमारे ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। हमें सदन में अपनी भूमिका निभाई है और इस काम को जन संघर्षों के व्यापक दायरे में सदन के बाहर अपनी भूमिका बढ़ी हुई भूमिका के साथ जोड़ना होगा। और इस अवसर पर आज के राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार पार्टी ने, केंद्रीय कमेटी ने एक आह्वान पत्र जारी किया था और जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज के परिस्थिति में हम लोग एक अभियान चला रहे हैं जो हक दो वादा निभाओ। ये एक अभियान है जो सरकार ने जो घोषणा की है, मुख्यमंत्री घोषणा किए हैं सर्वे के आधार पर, जाति जनगणना के आधार पर कि 94 लाख लोग ऐसे हैं जो 6000 से कम आय में जीवन बसर करते हैं, उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, गरीबों के बीच में जा रहे हैं। और उसके बाद ज़मीन देने की बात उन्होंने घोषणा किए थे कि हर गरीब को 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, उसके लिए भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और सभी को पक्का मकान बना करके देंगे। हालांकि मोदी जी तो 2022 में ही सभी झोपड़ी ख़त्म करके पक्का मकान देने का वादा किए थे, लेकिन इस बार फिर वो वादा किए हैं कि हम 3 करोड़ लोगों को देंगे। तो ये केंद्रित हमारा ये मांग है और इसको लेकर के हम पूरे 4 महीना लगातार हम लोग आंदोलन चलाएंगे और गरीबों को हक दिलाएंगे। और ये आंदोलन हम लोग जितना भी है कोशिश करें कि हम लोग गरीबों को ये हक मिले। बिहार के गोपालगंज के भोरे विधानसभा से विधायक और बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को लेकर भोरे विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जितेंद्र पासवान ने जोरदार हमला बोला है। दरअसल माले नेता जितेंद्र पासवान ने साजिश के तहत चुनाव जीतने और फर्जी मुकदमे में फंसाने का संगीन आरोप बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री पर लगाया है। बता दें कि बीते बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जेडीयू ने सुनील कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया था, तो महागठबंधन ने माले नेता जितेंद्र पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया था। चुनाव में माले नेता जितेंद्र पासवान ने जेडीयू प्रत्याशी सुनील कुमार को कड़ी चुनौती दी थी,
लेकिन सुनील कुमार 462 वोट से चुनाव जीत गए थे। हालांकि इसको लेकर भी माले ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं भोरे विधानसभा के विजयपुर प्रखंड में हुए अटल पांडे हत्याकांड में माले नेता जितेंद्र पासवान का नाम सामने आया था। उसके बाद माले नेता जितेंद्र पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के मिले आदेश के बाद गोपालगंज सिविल कोर्ट में 10 महीने पहले सरेंडर किया था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद माले नेता ने जेल से बाहर निकलने के बाद निशाना साधते हुए बिहार सरकार के मंत्री सुशील कुमार को निशाने पर लिया है। जो पूरे विधानसभा में जो एक मूवमेंट जो चल रही थी और जब चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तो उस समय जिस तरह भोरे विधानसभा की जनता, चाहे वो नौजवान हो, छात्र हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, बुजुर्ग हो, ये तमाम जो साथियों ने जो मूवमेंट जो चला रहे थे, चुनावी जो मूवमेंट चला रहे थे, और उसमें लोगों ने तय किया कि भोरे विधानसभा के अंदर भाजपा और जदयू की जो पार्टी है उसका जो प्रत्याशी थे सुनील कुमार, लोगों ने देखा और उनको मुंहतोड़ लोगों ने जवाब दिया। और हमने देखा कि जिस समय काउंटिंग हो रहा था उस समय हम लोग पूरे मजबूती के साथ चुनाव हम लोग जीते हुए थे। और उस समय जिस समय हम लोग 1600 वोट से चुनाव हम लोग लीड किए हुए थे, और जब उस कैंपस में जब सुनील कुमार एंट्री करते हैं और डीएम साहब एंट्री करते हैं, एसपी साहब जब वहाँ एंट्री करते हैं, तो फिर एक खेला रचा जाता है और उस खेला के तहत वहाँ रिकाउंटिंग किया जाता है और फिर हमको कहा जाता है 10 बजे रात। पटना के अथमल गोला थाना क्षेत्र से शुक्रवार को रेलवे स्टेशन के पास स्थित इंडिया वन एटीएम मशीन से पैसा चोरी होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद चोरी की घटना को लेकर पुलिस लगातार सीसीटीवी के जरिए अपराधियों की खोजबीन में जुटी हुई थी। इसी दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा किया और इस मामले में संलिप्त 2 आरोपियों को पैसे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से चोरी के 11,74,600 रुपए बरामद किए हैं। इस सूचना के प्राप्त होने के तुरंत बाद अविलंब थाना की पुलिस पहुंची और थोड़ी देर बाद थानाध्यक्ष और हम भी घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर जब आवश्यक छानबीन की गई तो पाया गया कि एटीएम मशीन काटने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिखा। जैसा कि पाया गया कि एटीएम को खोला गया है और उसका डायलर मिसिंग है और उसके अंदर जो कैश है वो नहीं था। इसके बाद जो वहाँ पे उपस्थित जो कर्मी थे जिनके द्वारा पैसा भरा गया था, जो उस दिन किसी तकनीकी कारण से एटीएम को सही करने के लिए आए हुए थे, उनको थाना लेकर पूछताछ किया जाने लगा। और पूछताछ के क्रम में पता चला कि 19 जुलाई को कैश भरा गया था और टोटल लगभग 14,60,000 के आसपास टोटल कैश 19 जुलाई को उस एटीएम में था। और 26 जुलाई को जब ये लोग आए, तकनीकी कारण कुछ इन लोगों को सूचना मिली कि एटीएम में कुछ खराबी है और कैश नहीं दे रहा है, तो इन लोगों को भेजा गया इनके जो एजेंसी है उसके द्वारा। और जब ये लोग देखे तो कैश नहीं था और वही सूचना इन्होंने दिया। और इसके बाद जब प्रारंभिक छानबीन किया गया तो शुरू में सीसीटीवी फुटेज और एटीएम का ट्रांजैक्शन डिटेल नहीं था, तो उसमें पता नहीं चल पाया। अविलंब हम लोगों ने संबंधित एजेंसी से पता किया और बातचीत किया तो सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पटना के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सीढ़ी गंगा तट पर स्नान के दौरान 16 साल का एक किशोर डूब गया। मिली जानकारी के अनुसार नीरज कुमार बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर मोहल्ले का रहने वाला था। गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में चले जाने के कारण वह डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन घटनास्थल पर पहुंच गई। एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। एसडीआरएफ की टीम द्वारा 100 की खोजबीन की गई, लेकिन 100 बरामद नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि घाट किनारे बने चबूतरे पर से युवक छलांग लगाते हैं और पानी में स्नान करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की जाती, जिस कारण आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। वहीं खबर मिलने तक युवक की खोजबीन जारी थी। बहुत बड़ी दुखद घटना है। हमारे अम्बेडकर वार्ड नंबर 6 की लड़का था ये, और ये लड़का हमेशा दिल्ली में रहता था। आज ये चले आया नहाने के लिए, तो ये घटना हो गई है। उसके बाद जैसे ही हमें खबर मिला, हम सीओ साहब को बोल के पटना से एटीएम टीम हमारी आई है, प्रयास कर रहा है। लेकिन बख्तियारपुर में एक टीम होनी चाहिए, ज़रूरत है
ताकि गंगा घाट बन जाने के कारण यहाँ पर लोग जो बाहरी आदमी भी लोग यहाँ आते हैं और हमारे समाज के लोग भी यहाँ आते हैं। तो समस्या है कि मतलब यहाँ पर एक टीम अगर होती है तो क्या ये घटना होने से पहले ही उस चीज़ को बचाया जा सकता है। तो मतलब इसके लिए कभी आपने कहीं लेटर उटर लिखा या किसी अधिकारी या अन्य जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं उनको अवगत कराए हैं इसके लिए? इससे पहले एक बार अगले साल मतलब मौखिक रूप से ही बताया गया था, लेकिन इस बार जो है चलिए हम लोग कल बोर्ड मीटिंग है, उस बोर्ड मीटिंग में इसी को प्रस्ताव लिया जाएगा कि एक बख्तियारपुर नगर परिषद में क्योंकि एक इंडिया की टीम जो हमारी यहाँ रखा जाए ताकि मतलब ये घटना जो हो रही है इसी लगी हुई है, अभी तक लाश की बरामदगी नहीं हो सकी है, हम लोग प्रयासरत हैं। तो परिजनों का आरोप है कि सर के काफ़ी समय के बाद एसडीआरएफ की टीम यहाँ एसडीआरएफ की टीम पटना में रहती है, इसको द्वारा यहाँ से खबर की गई है और उसके बाद खबर देने पर वहाँ से आई है, चलते कुछ देरी हुई है, लेकिन वो काफ़ी प्रयास। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय बजट को लेकर विपक्षियों की बयानबाजी का जवाब देने उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी रायबरेली पहुंची, जहां उन्होंने केंद्रीय बजट को लेकर विपक्ष के उस बयान का सिलसिलेवार जवाब दिया जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश को कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने मोदी सरकार के तीसरे फेज में जो बजट जारी किया है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार को 2.44 लाख करोड़ दिए गए हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रेलवे सुधार और गरीब, मजदूर, किसान, महिला और मध्यम वर्गीय कल्याण शामिल है। इस दौरान राज्य मंत्री ने विपक्ष को जवाब देते हुए ताजा बजट में हर वर्ग को लेकर किए गए प्रावधानों का जिक्र किया। वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा मोदी जी के तीसरे फेज की सरकार का पहला बजट आया और वो बजट सर्वस्पर्शी समावेशी है। सभी की है कि देश की 140 करोड़ जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरने वाला बजट। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को क्या दिया गया। हमारी डबल इंजन की सरकार ने लगातार काम किया और फिर से जब तीसरे फेज की सरकार बनी है तो उसमें भी उत्तर प्रदेश के लिए क्या दिया गया, इसको लेकर के हम आप लोगों के बीच में आए हैं। केंद्र सरकार के बजट में वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश के विकास हेतु 2.44 लाख करोड़ का आवंटन किया है। इस बजट से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। बजट की प्रमुख घोषणाएं, बजट में कर्ज गारंटी योजना से उत्तर प्रदेश को 20 लाख इकाइयों को जीवनदान मिलेगा व 22 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे। आपको पता है कि बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। हम लोगों ने जो अमृत काल में जो संकल्प लिया मोदी जी ने कि किस तरह से हमारा देश आगे बढ़े, उसके लिए कई प्रावधान हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक मामला चर्चा में है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन जांच को लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है कि कौन सी एजेंसी इसकी जांच कर रही है। इसी मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीबीआई से जांच की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष विवेक सिंह का साफ कहना है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि 20,000 प्रमाण पत्रों की पुष्टि हुई है, जबकि इसकी संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन की जांच पर विश्वास न जताते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच करने की मांग की है। वहीं विश्व हिंदू परिषद स्थानीय नेता हरीश चंद्र शर्मा ने चिंता जाहिर करते हुए इसे सामाजिक और राजनीतिक मानचित्र बदलने की साजिश के तहत किया गया काम बताया और इसकी जांच करने की मांग की। हमारी मांग ये है कि अभी तक जैसे आप लोगों को ज्ञात भी है कि इस पे हम लोगों ने जब 18 तारीख को माननीय राज्यपाल महोदय और प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रपति महोदय सभी को हमने ज्ञापन दिया था, तो उसमें हमने मांग की थी कि ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इसकी जांच कराई जाए या सीबीआई द्वारा इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि ये इतना गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और सभी जगह इतने बड़े पैमाने पर जो अभी पुष्टि हुई है कि 20,000 कुछ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बने हैं, बल्कि जिसने शिकायतकर्ता ने कहा था 50-60 हज़ार का ये आंकड़ा है बनने का, तो अभी उसकी पूरी तरीके से जांच की पुष्टि नहीं हो पाई है और आगे भी अभी ये जांच किस स्तर पे पहुंची है ये अभी संगठनात्मक हम लोगों को अभी ये इस चीज़ का ज्ञात नहीं है। और इस पे हम लोग अभी जैसे देखा होगा आपने राजस्थान में अभी वहाँ से सीमावर्ती क्षेत्र में
करीब 2000 जो है फर्जी आईडी वहाँ पे बनाया गया और वहाँ पे सीबीआई जांच का आदेश कर दिया गया है। तो आखिर ये विलंब किस लिए यहाँ पे हो रहा है कि किसी बड़ी एजेंसी द्वारा ये यहाँ पे। और विश्व हिंदू परिषद का जो गौरक्षा विभाग है उसका मैं सह विधि प्रमुख हूँ पूरे अवध प्रांत का। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया गया है कि रायबरेली में जो सलोन क्षेत्र है उसमें लगभग 60,000 एक ही समुदाय के मुस्लिम समुदाय के 60,000 लोगों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए और उसमें बांग्लादेशी भी लोग हैं और बाहर के भी लोग हैं, गलत तरीके से बनाए गए हैं और वो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए है। 60,000 जिस विधानसभा में एक ही विधानसभा में भी पकड़े गए हैं और ये पूरे प्रदेश में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। और रायबरेली में तो इनको जो है जिलाधिकारी जिला प्रशासन का पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है। तो जिस तरह से लीपापोती कर रही है जिला प्रशासन यहाँ की, तो मैं योगी जी से मांग करता हूँ कि इसकी जो है जांच जो है सीबीआई से कराए या एनआईए से कराए, एटीएस से कराने से, लोकल प्रशासन कराने से यहाँ पे इसमें जो। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से है, जहां ग्राम सभा बैरई खतिराहा के कोटेदार द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कोटेदार राज बहादुर यादव राशन वितरण में 2 से 3 केजी राशन कम दे रहा है। वहीं पूछने पर कोटेदार का कहना है कि हमें ऊपर अधिकारी तक पहुंचाना पड़ता है और पल्लेदारी भी देना पड़ता है। इतना ही नहीं, 4-5 सालों से मृतक के कार्ड पर राशन निकालकर खुद ही राशन को रख रहे हैं। वहीं सही समय से राशन वितरण नहीं करने और मनमानी करने का भी आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि यह कोटेदार लगभग 40 सालों से राशन वितरण का काम कर रहा है और यह दबंग किस्म का आदमी है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज़। नमस्कार।